नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय फर्स्ट आज हम देखने वाले हैं और अध्याय फर्स्ट का ये दूसरा वीडियो होगा। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये किताब आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही लाभदायक साबित होगी, तो आप इसका अध्ययन आवश्यक रूप से करें। तो शुरू करते हैं नामकरण के साथ आज का वीडियो। तो देखिएगा, नामकरण। देखिए, वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता था। आपको लगता है कि पहले राजस्थान शब्द होगा, तो ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राजस्थान कई रियासतों में और ठिकानों में विभाजित था। साथ ही साथ जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर बन गए केंद्र शासित प्रदेश भी। केंद्र शासित प्रदेश, तो ये राजस्थान नहीं होकर रियासतें, रजवाड़े या ठिकाने या केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त था। तो देखिएगा, इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। तो ये प्रश्न आ चुके हैं पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जांगल देश कौन सा है, जांगलधर बादशाह कौन से क्षेत्र के राजाओं को कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पहले आ चुके हैं, तो आप इस पर गौर फरमाएं कि ये परीक्षा हमें फिर से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, अगला देखिए, जांगल देश का ही निकटवर्ती जो भाग है वो सपाद लक्ष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य, जो वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग है, जिस पर चौहानों का अधिकार हुआ करता था। देखिए, अभी दो नाम आए आपके सामने। एक तो आया जांगल देश, जांगल देश। दूसरा आया है आपके सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य। दोस्तों, ये जो क्षेत्र हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। आगे देखो, अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिण और पश्चिमी भाग मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन कहलाता था। मान लो अलवर को हम विभाजित करें तो देखिए तीन भागों में बताया आपको। ऐसे देखिएगा, अलवर अलवर को हम विभाजित कर रहे हैं तो इसके तीन भाग कर दिए। तीन भाग में एक उत्तरी दिशा की ओर, एक है दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, और एक है आपका पूर्वी दिशा की ओर, पूर्वी दिशा की ओर। तो देखिए, उत्तरी दिशा की ओर जो भाग है अलवर का, उसको पहले कहते थे कुरु देश। कुरु देश, महाभारत काल की बात कर रहे हैं, तो अलवर का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है कुरु देश। दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वो कहलाता है मत्स्य देश, मत्स्य देश या प्रदेश। और पूर्वी जो भाग है वो कहलाता है सूरसेन। क्या कहलाता है दोस्तों? सूरसेन। तो यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं होती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर, धौलपुर और करौली राज्य का जो भाग है वो सूरसेन के अंतर्गत आता था। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा। ये जो सूरसेन है इसकी राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी मथुरा। मथुरा क्या हुआ करती थी दोस्तों? मथुरा। और जो मत्स्य देश है, इस मत्स्य देश की राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी विराटनगर। विराट
नगर क्या हुआ करती थी? विराटनगर। और कुरु राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी इंद्रप्रस्थ। वो कौन सी होती? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली और उसके आसपास के भाग को कहा जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि अलवर राज्य का जो भाग था उसको 3 भागों में हमने बांटा। उत्तरी भाग को कुरु देश, दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य देश और पूर्वी भाग को सूरसेन। अब इस सूरसेन के अंतर्गत कहा गया है कि करौली, धौलपुर जो जिले हैं उनका भाग शामिल था, जो एकीकरण के समय मत्स्य प्रदेश में शामिल था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए, अब देखिएगा आप, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम मिलता है सिब, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। आजकल मध्यमिका को नगरी नगर के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, नगरी या मध्यमिका जो नाम है वो उदयपुर जिले में पड़ता है। जो स्थान है, नगरी या मध्यमिका नाम का जो स्थान है वो उदयपुर जिले में पड़ता है। और आजकल इसको जो सबसे फेमस नाम है वो है नगरी, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, परीक्षा में पूछा जाता है। इससे संबंधित जो प्राचीन कालीन स्थान था उसको बोला गया सिबी या सिब, सिबी या सिब। आगे देखिएगा, यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट अथवा प्रागपाट भी कहा जाता है। यहाँ पर राज्य करने वाला जो राजा हुआ करता था वो मेव जाति से था, मेव जाति से। वैसे मेव जाति अलवर और भरतपुर के आसपास का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ज्यादा पाई जाती है। तो मेव जाति के राजा होने की वजह से इस क्षेत्र को मेदपाट अथवा प्रागपाट नाम दिया गया। आगे देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को बागड़ कहा गया। क्या कहा गया? बागड़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो प्रदेश है उसको कहा गया बागड़। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा गया। जोधपुर का जो क्षेत्र था उसे मरु अथवा मारवाड़ कहा गया। और जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरात्रा प्रदेश कहा गया। जोधपुर के ही दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? गुर्जरात्रा प्रदेश कहा गया। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये, जो प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट कक्षा 9 की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल हिमानी जीके पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से हिमानी जीके पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न आप वहां पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार का मटेरियल जो अध्ययन में आपको सहायक बनेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, सिरोही के हिस्से को अर्बुद या आबू देश कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्बुद क्षेत्र कहां पर है राजस्थान में। तो दोस्तों, अर्बुद क्षेत्र माउंट आबू का जो भाग है उसे अर्बुद क्षेत्र कहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। और कभी कभी आपने कहीं लिखा देखा होगा अर्बुदा माता और अन्य प्रकार की जो शब्दावली आती है इस क्षेत्र की, तो उनको भी हम चर्चा करेंगे बाद में। अब आगे बढ़े। जैसलमेर को मांड, कोटा और बूंदी को हाड़ौती कहा गया। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश कहलाया। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। अब बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वे किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम प्रयोग किया। उसके बाद
एक प्रसिद्ध इतिहासकार और जो सैन्य अधिकारी थे अंग्रेजों के, वो हैं कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र होता है तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया जाता है, जिसकी पूरी एक प्रक्रिया रही, जिस प्रक्रिया को हम एकीकरण के नाम से जानते हैं। जब एकीकरण 7 चरणों में संपन्न होता है तो अंतिम चरण में राजस्थान का नाम स्वीकार किया जाता है राजस्थान के रूप में। अब देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान को नामकरण की अगर बात करें, नामकरण की अगर बात करें तो राजस्थान को भाई राजपूताना किसने कहा? राजपूताना किसने कहा? अगर कोई कहे राजपूताना किसने कहा, तो दोस्तों राजपूताना कहने वाला जो व्यक्ति था ना, वो था जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। थॉमस साहब ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद एक और विद्वान आए और उस विद्वान का नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड साहब ने अपनी एक पुस्तक में 1829 में जो 2 खंडों में लिखी गई थी, कहा कि राजस्थान रायथान है, या इसको हम राजस्थान भी कह सकते हैं। पुस्तक का नाम आप सभी के सामने है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये देखिएगा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में कई प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया। जैसे मानव का विकास हम देखते हैं तो शुरुआत में मानव नदी घाटी सभ्यताओं में ही अपना जीवन यापन शुरू करता है, क्योंकि वहां पर आसानी से उसे पानी की सुविधा मिल जाती है और पानी के आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे भी अच्छे होते थे, तो वहां पर उसको खाने की सुविधा भी मिल जाती थी। इसलिए मानव ने अपना प्रारंभिक निवास स्थान नदी घाटियों में स्थापित किया और धीरे धीरे वहां पर सभ्यताओं का विकास हुआ। कुछ सभ्यताएं राजस्थान में पनपती हैं, जिनके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं, और उनको नाम दिया गया है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। नाम क्या दिया है? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, प्रारंभिक युग से लेकर आज तक जो खोजें हो रही है उसके बारे में हम इस पुस्तक में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं राजस्थान और प्रस्तर युग से। देखिए, राजस्थान में आदि मानव, जो आदि मानव कह सकते हैं हम, प्रारंभिक मानव का, है ना, जो रूप था उसको। तो राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहां हुआ, अथवा उसके क्या क्रियाकलाप रहे थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों से मिलते हैं। यहाँ पर जितनी नदियां हैं उनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। नदी हो, सहायक नदी हो, वहां से जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ और इसके पूरब की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा है। उपकरण बनाने का केंद्र रहा है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपकरण मिले हैं, इसलिए कयास लगाए गए हैं कि यह उत्पादक केंद्र हो सकता है। अब देखिए, लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण काल एवं नवीन पाषाण काल को माना जाता है। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में
कहाँ से? पश्चिमी राजस्थान में लूणी तथा उसकी सहायक नदियों से मिली है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? लूणी और उसकी सहायक नदियों से। वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों की जो घाटियां हैं वहां से हमें दूसरी सीढ़ी जो मानते हैं मध्य पाषाण काल या नवीन पाषाण काल युग से संबंधित, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है। देखिएगा आगे, बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाण कालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। तो बागौर और तिलवाड़ा नाम देके पूछे आपसे कि ये किस प्रकार की संस्कृति के अवशेष माने गए हैं या किस प्रकार की संस्कृति के वाहक रहे हैं, तो वो आप कह सकते हैं नवीन पाषाण कालीन संस्कृति के। किसके? नवीन पाषाण कालीन संस्कृति के स्थल रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ था। देखिएगा, अब देखिए आप, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। अगर जिलों से मेल कराए आपसे तो इनको आप दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नवीन पाषाण काल युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान होता है। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयांतर में जब तांबा, पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग और औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। अब हम एक एक सभ्यताओं को लेंगे, जिसमें आपके सामने पहली सभ्यता जो होगी वो होगी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी होगी दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जो नंबर 3 का होगा। और आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। आपसे गुजारिश है, हिमानी जी के पॉइंट प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करिएगा। धीरे धीरे हम बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे। पीपीटी पर काम जारी है। पीपीटी फॉर्मेट में हम क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर आएंगे, तब आपको और भी बेहतर महसूस होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।